Guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well. So हम डिस्कस कर रहे हैं हर संडे को यूपी ट्रिपल एससी की रीजनिंग को। तो आज संडे है, आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं एक यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ था, केन सुपरवाइजर यानी कि गन्ना पर्यवेक्षक। ठीक है, तो इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर जो था अगस्त 31 अगस्त 2019 को हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके की सारी वीडियो जो हैं वो आप चैनल पर, अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी रीजनिंग के नाम से यहाँ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा इंटरफेस। यहाँ पर प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में आपको यूपी ट्रिपल एससी रीजनिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो ये एग्ज़ाम जो है 2016 की भर्ती है ये। ठीक है, 2019 में एग्जाम हुआ था। तो 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके प्रोस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोस हैं सारी की सारी। क्योंकि 2019 से जो पैटर्न चला आ रहा है, जब से ये बेंडर जो आए हैं, इन बेंडरों का हमें पैटर्न पकड़ना है, ताकि हमारी जो रीजनिंग है 2018 में जिस तरीके की आई थी, एकदम से चौंकाने वाली, उस तरीके से हम चौंके ना जब हमारा एग्जाम हो। हमें पहले से ही पता हो कि पैटर्न कैसा चल रहा है आयोग का। ठीक है, तो सभी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि डेट आएगी और तब हम एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ये आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। क्योंकि जिन बच्चों का मतलब सिलेक्शन होना होगा, मुझे ये लगता है कि वो लग चुके हैं सभी के सभी प्रिपरेशन में, और वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी अगर स्टार्ट नहीं की है तो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अभी ये मौका है हमारे पास, जो चीज़ें छोटे-छोटे पॉइंट जो इसमें गलतियाँ होती हैं, उन सबको सुधारने का। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है, उसको आप उस टॉपिक को अच्छा कर सकें, उस पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। क्योंकि जब डेट आ जाती है तब एकदम से सब हौच-पौच हो जाता है। फिर ये लगता है कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये रह गया, वो रह गया। ठीक है, और फिर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, उसको एग्ज़ाम हो जाता है। तो अभी टाइम है, मौका है। ठीक है, आप जो भी आपकी समस्याएँ हैं, आप उनको समाधान कर सकते हैं टाइम से पहले ही, और टाइम से पहले ही समस्या का समाधान करने वाला जीतता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जो था, अगर आपको नहीं दिख रही हो, ये वैसे तो आई होप के थोड़ी सी फट रही है, लेकिन क्लियर दिख रही होगी, मुझे उम्मीद है पिक्चर। ठीक है, तो एक कक्षा में प्रत्येक छात्र या तो गिटार या पियानो या दोनों वाद्य यंत्र बजा सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? या तो गिटार बजा सकता है, या पियानो बजा सकता है, या फिर दोनों बजा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो भी होते हैं, हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं और वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये गिटार है, ठीक है, और ये मान लो कि ये पियानो है। अब ये दोनों बजा सकते हैं। ठीक है, यदि 15 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, तो गिटार वाला सेक्शन हमारा कौन सा है? ये वाला है। यानी कि 15 छात्र यहाँ पर गिटार बजा सकते हैं, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और पियानो नहीं बजा सकते। ठीक है, इसका मतलब वो पियानो वाले सर्किल में नहीं आएंगे, तो यहाँ पियानो से जो अलग होगा पार्ट, उसमें ही आएंगे। ठीक है, 8 छात्र जो है वो पियानो और गिटार दोनों बजा सकते हैं, यानी कि 8 जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, 15 और 8 छात्र पियानो बजा सकते हैं। अब इसने पूछा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये वाली जगह पता लग जाए। यानी कि पियानो को कितने लोग बजा सकते हैं, अकेले पियानो को कितने लोग बजा सकते हैं जो गिटार नहीं बजाते हो। ये वाली अगर हमें नंबर पता लगे, तभी हम बता पाएंगे कि आंसर क्या होगा। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन में हमें देखना था कि कौन सा ऑप्शन हम फिट कर दें और हमारा आंसर हमें मिल जाए। तो पहला वाला देखें, 20 छात्र पियानो बजा सकते हैं। 20 छात्र पियानो बजा सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पहले वाले ऑप्शन में ही ये चीज़ मिल रही है, हमें केवल पियानो वाले ही छात्र चाहिए थे। आगे अगर देखें, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास तो समय, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आगे गलत क्यों होंगे? देखो, 23 छात्र गिटार बजा सकते हैं, गिटार के तो ऑलरेडी हमारे पास, तो ये हम नहीं लगा सकते। 12 छात्र पियानो बजा सकते हैं और गा भी सकते हैं, तो ये गाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ नहीं लगा सकते। 20 छात्र या तो पियानो या गिटार बजा सकते हैं। ठीक है, तो या जब लग गया, यानी कि या लग गया, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि गिटार में चले जाएंगे, तो हमें तो केवल पियानो वाले चाहिए थे। तो इस तरीके से तीनों के तीनों ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बता भी सकते हैं। अब इसने बोला कि 20 हैं,
तो हम यहाँ से कह सकते हैं 20 और 15 35 35 60 43 छात्र जो हैं वो उस कक्षा में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक पिता और पुत्र की आयु जो है वो कितनी है, 23 वर्ष है। ठीक है, तो मान लो F फॉर फादर प्लस S फॉर सन और 23 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, यानी कि F में से 5 घटाऊं और S में से 5 घटाऊं। ठीक है, तो बात तो वही पड़ेगी, ये 36 है तो ये 10 हो गए। अच्छा, ये औसत आयु दे रखी है 23, तो ये कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 यानी कि 46। F प्लस 6 कितना हो जाएगा, औसत आयु दे रखी है 23, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा पिता और पुत्र की आयु। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब हमसे इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि अब हमें इसमें ऑप्शन देखना है, किस ऑप्शन को फिट करके हम पुत्र की आयु बता दें। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष होगी। तो सेम डिट्टो यहाँ से है, यहाँ से भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे समीकरण को या इक्वेशन को, तो F प्लस एस और ये माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 10 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 46। यानी कि सेम बात मिल रही है हमें घूम के भी। तो यहाँ से हमें नहीं पता लग पाएगा कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 7 वर्ष बाद F प्लस 7 और इधर भी कितना होगा, S प्लस 7, क्योंकि 7 वर्ष की बात कह रहा है। और क्या कह रहा है कि जो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बनेगी 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3S प्लस 21। ये हो जाएगा 5 प्लस 3S और ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मिल चुकी है हमें, क्योंकि दूसरी इक्वेशन ही चाहिए थी हमें, ये पहली है, इसको ऊपर नीचे रख लेंगे और यहाँ से इसको हमें किसकी पूछ रहा है, पुत्र की पूछ रहा है, तो यानी कि माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से प्लस प्लस 4S मिल जाएगा, ये प्लस है ना तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस का 4S हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 4 में 3 गए 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, S बराबर 8। तो पुत्र की आयु हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये हो सकता, ये होगा। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं कि क्यों नहीं होंगे। 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु 56 वर्ष होगी। तो भाई साहब इसमें अगर तुम 5 वर्ष करोगे, यानी कि दोनों में कितनी जोड़ेगी, 5 और 5 10, तो 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56 तो हो जाएगी। यहाँ से हम पुत्र की आयु नहीं बता सकते। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु एकल अंक में है। ठीक है, तो इससे भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। भाई आपके पास ये पता है कि F प्लस एस जो है 46 है। अब वो कह रहा है कि एकल अंक है, तो एकल अंक तो कहाँ से, 1 से लेकर 9 तक होता है, यानी कि 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की पुत्र की आयु आप कौन सी फिट करोगे, तो तुक्के थोड़ी ना मारना हमें, हमें तो सॉलिड आंसर चाहिए। तो सॉलिड आंसर कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक रीमा का पति है और उसका राकेश नाम का बेटा है। सुमन विकास की बेटी है। विकास राकेश का चाचा है, मामा फूफा जो भी है। ठीक है, विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, फिर वही हमें एक ऑप्शन देखना है और क्लियरली बताना। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहीं पे बनाते हैं ना, चलिए यहाँ बनाते हैं। दीपक जो है रीमा का पति है, तो दीपक भाई साहब को यहाँ लिख लेते हैं और ये रीमा के पति हैं। ठीक है, 2, यानी कि यहाँ से ऐसे बन गया। उसका राकेश नाम का एक बेटा है। ठीक है, तो इनका रीमा, इसका रीमा ही लिख दो सीधा। इनका बेटा भी है, कौन है, राकेश है। ठीक है, राकेश नाम का बेटा है। सुमन विकास की बेटी है। तो सुमन और विकास के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, इससे पहले तो हम इस वाली लाइन को मिस कर देते हैं, अभी स्किप कर देना, सॉरी मिस नहीं, स्किप कर देते हैं। विकास राकेश का चाचा, मामा, फूफा इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है, तो विकास जो है राकेश का, अगर मैं मान लूं कि ये इनका भाई है, ठीक है, ये विकास है। ठीक है, विकास तो इसका मामा बन जाएगा। ठीक है, और अब क्या है, सुमन जो है विकास की बेटी है। सुमन जो है वो सर्कल में, सुमन विकास की बेटी है। ठीक है, तो ये बनना है। अब अच्छा ये तो मैंने मामा का ले लिया। अब राकेश हो सकता था कि इधर भी जाता, मतलब इसका भाई होता दीपक का, तो ये चाचा बन जाता।
तो इस हिसाब से ये इसकी यहाँ पे चचेरी बहन बन जाती। क्लियर? तो अब हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए जिससे हमें क्लियर पता लग जाए कि ये है कौन, आपस में क्या रिलेशन है इसमें। ठीक है, तो अगर हम देखें पहला ऑप्शन, रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, अगर रीमा अपनी माता पिता की इकलौती बेटी है तो यहाँ से हमें नहीं पता लग रहा है। विकास और दीपक के बीच में हमें, विकास और दीपक यानी कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, रिलेशन जो बताना है इन दोनों के बीच में बताना है। तो रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी होगी, यहाँ से हम आ, नहीं निकाल सकते क्योंकि विकास और दीपक के बारे में होना चाहिए जो भी मतलब स्टेटमेंट हो। दीपक सुमन का चाचा मामा फूफा, वही वाली बात आ गई, यहाँ चाचा मामा फूफा अलग अलग आ गए और मौसा भी अलग आ गए। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि इनका रिलेशन क्या होगा। राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। अ, सुमन के राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। तो राकेश और सुमन का दे रखा स्टेटमेंट यहाँ से भी नहीं निकलेगा क्योंकि राकेश के दादा जो होंगे यहाँ पे होंगे और सुमन के नाना नहीं होंगे, तो वो तो सुमन के नाना हो ही कह सकते क्योंकि ये तो इनकी वाइफ है, या इधर से दादा होंगे या फिर इसकी भी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन क्या है, सुमन के दादा राकेश के नाना है। सुमन के दादा राकेश के नाना है, तो सुमन के दादा, दादा मतलब ये विकास है तो इसके फादर भी होंगे, तो सुमन के दादा यही तो होंगे। ठीक है, और ये राकेश के नाना भी हैं, तो ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि इनका जो वो होगा रिश्ता, वो क्या होगा, विकास और इसका साले बहनोई का रिश्ता होगा। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन में मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि इनका रिलेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा चाचा मामा फूफा दे रखा था तो उससे भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इनमें क्या रिलेशन बनेगा। और रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, यहाँ से भी हमें वो नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है राकेश जो है, राकेश के दादा सुमन के दादा राकेश के नाना नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये साले बहनोई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 100 रुपए में या तो 10 सेब और 6 संतरे या फिर 12 संतरे और 20 केले खरीद सकता हूँ। ठीक है, या तो 10 सेब 6 संतरे खरीद सकता हूँ या फिर 12 संतरे और 20 केले खरीद सकता हूँ। 5 सेब 3 संतरे और 10 केले का मूल हमको बताना है। तो हमें ये ऑप्शन देखना है और बताना है कि किस तरीके से मतलब हम इसको आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें या तो इंडिविजुअल पता होना चाहिए रेट, ठीक है, तभी हम बता पाएंगे। तो अगर मैं देखूं, एक सेब एक केले की तुलना में 5 रुपए महंगा है। ठीक है, एक सेब एक केले की तुलना में 5 रुपए महंगा है। तो पहली बात तो देखो, 100 रुपए में हम क्या कर सकते हैं, 10 एप्पल और प्लस 6 ऑरेंज ये खरीद सकते हैं। या फिर 100 रुपए में हम क्या खरीद सकते हैं, 12 ऑरेंज प्लस 20 बनाना ये खरीद सकते हैं। क्लियर? अब एक सेब एक केले की तुलना में 5 रुपए महंगा है, मतलब 5 रुपए महंगा है। अगर एक केले का रेट 1 रुपए है तो वो कितने का होगा, 6 रुपए का होगा। ठीक है, केला और सेब, केला और सेब, यहाँ तो केला के साथ ऑरेंज दे रखा है, सेब का दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो हम यहाँ से नहीं बता सकते कि इनके रेट क्या होंगे। ठीक है, तो ये पहला तो एलिमिनेट हो गया हमारा, क्योंकि हमें इन क्वेश्चनों में ऑप्शन को एलिमिनेट ही करना है, तभी हम करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। 5 सेब 9 संतरे और 10 किलो ठीक है की कीमत 100 रुपए है। तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि हमें तो 5 सेब चाहिए, 3 संतरे चाहिए और 10 केले चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 9 संतरे दे रखे हैं, तो अब हमें संतरे के रेट ही नहीं पता है, जो हम 6 संतरों के रेट माइनस कर दें, तो यहाँ से भी हम नहीं कर पाएंगे, मतलब इस ऑप्शन का यूज करके भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा है 10 सेब की कीमत 3 किलो संतरे की कीमत है के बराबर है। तो भाई साहब, ना तो सेब की कीमत पता है हमें, ना ही संतरे की कीमत पता है, तो हम इस ऑप्शन का यूज करके भी हम नहीं बता पाएंगे कि आंसर क्या होगा। तो ये भी हट गया, डी वाला ऑप्शन बचा। यदि मैं कोई अन्य फल ना खरीद कर केवल संतरे खरीदता,
ठीक है, केवल संतरे खरीदता तो मुझे 100 रुपए में कितने संतरे मिलते? 20 संतरे मिलते। तो इसका मतलब 20 पंजे 100, एक संतरा कितने का है? 5 रुपए का। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर? मैंने यहाँ 6 ऑरेंज खरीदे थे, 6 संतरे खरीदे थे, तो 30 रुपए तो मैंने संतरे में लगा दिए, 30 रुपए संतरे में लगा दिए। और यहाँ पर बाकी जो बचे कितने? 70 रुपए। तो 10 एप्पल लिए थे तो एक एप्पल का कितना हो गया? 7 रुपए हो गया, 10 गुणा 7, तभी तो 70 रुपए आया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एप्पल के रेट भी पता लग गए। तो 5 एप्पल खरीदूंगा तो कितने हो गए? 5 सत्ते 35 रुपए हो गए। ठीक है, 3 संतरे खरीदूंगा तो संतरे का रेट कितना हो गया मेरा? 5 तियां 15 रुपए। क्लियर? अब केले का और रेट मुझे पता करना है। तो भाई साहब, जब मुझे पता है कि क्या 5 रुपए का एक संतरा है, तो 12 संतरे में मैंने कितने रुपए खर्च करे? यहाँ पर 60 रुपए खर्च करे। तो बाकी बचे 40 रुपए के केले तो लिए। तो 20 रुपए में 20 केले लिए थे मैंने, तो 2 रुपए का एक केला पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेना, तो यहाँ भी 20 रुपए हो गए। ठीक, यहाँ 20 हो गए तो कितने हो गए? 35 और 45, 70 रुपए। तो 70 रुपए में ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन डी का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। और ये जो पेपर है, ये पैटर्न है, इसी तरीके का पैटर्न जो है वीडियो एग्जाम में देखने को मिला था। उसमें भी यही पूछा गया था कि किस ऑप्शन का यूज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब उस टाइम ये नया तरीका था क्वेश्चन रीजनिंग का पूछने का, जिस वजह से बच्चों को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। और टाइम भी ज़्यादा ले गए, जिन्होंने क्वेश्चन करा भी तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा ले गए। तो अब हमको वो चीज़ नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कर करके ये सारी चीज़ें हमें अपनी हैबिट में रखनी है, ताकि हम कम समय में सारे क्वेश्चन कर सकें और हमारा पेपर ना छूटे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है और ये ब्लैंक छोड़ रखा है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? तो अगर हम देखें, देखो यहाँ से फर्स्ट लेटर कैसा हो रहा है हर उसका, JKL, यानी कि माइनस का एक हो रहा है। अगर हम देखें तो माइनस का एक हो रहा है, JKL। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? आई आ जाएगा, क्योंकि जे से पहले क्या आता है? आई ही तो आता है। अब अगर यहाँ देखें, देखो ये क्या है? वॉबिल चल रहा है, AEI। ठीक है, यहाँ पर ओ होना चाहिए, फिर ओ के बाद यू आता है, फिर से ये आ गया, फिर से ये आ गया। तो यहाँ पर क्या है? बहुत ही अच्छा पैटर्न है। यहाँ वॉविल चल रहा है तो यहाँ वॉविल आ जाएगा ओ, यानी कि आई के बाद क्या आएगा? वॉविल ओ आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या चल रहा है? PQR। ठीक है, यानी कि मतलब एक प्लस एक होता जा रहा है, तो PQR, आर के बाद क्या आता है? एस आता है। तो IOS, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें क्या करना है? एक पैटर्न दे रखा है और उस पैटर्न को हमें समझना है। जैसे ये गेम लिखा है और गेम को इन्होंने गेम के साथ 26 भी लिखा है। ठीक है, फिर ये लिखा है, इसके साथ 32 लिखा है। तो हमें ये समझना होगा ये लिख कैसे रहे हैं, नंबर कैसे हो रहे हैं। देखो वैसे तो देखो 26 और 6 32, 32 4 36, 36 से 142 हुआ, तो ये कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर लें। तो जी कितने पाता है? 7 पे। ए कितने पाता है? 1 पे। एम 13 पे। और ई जो है वो 5 पे आता है। तो 13 5 18, 18 और एक 19, 19 और 7 26। इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ से पता लग गया कि इनकी जो लेटर की प्लेस वैल्यू है उसको केवल ऐड किया है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं कि वाकई में यही पैटर्न चालू हो रहा है। तो अगर हम एच का देखें तो 8 होता है, सी का 3 होता है, एन का 14 होता है और ये 7 होता है। ठीक है, तो 14 7 21, 21 और 3 24, 24 और 8 32 हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल सही पैटर्न हम पकड़ चुके हैं। इन्होंने प्लेस वैल्यू को लेटर की ऐड कर दिया है। तो अब हमको वही यहाँ पर फाइंड आउट करना है जिसकी प्लेस वैल्यू सही आ रही हो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। एम का कितना होता है? 13 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है और इसका 13 होता है। 13 13 26, 26 और 9 35, 35 और 20 हो गए 54 ही हो रहा है ना? तो यहाँ भी 54 हो गए, इसका मतलब ए हो सकता है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही हमें चेक करना है। तो अगला भी देख लेते हैं। 13 हो गया प्लस FGH 8 हो गया, 19 हो गया और ये 12 हो गया। ऐड करेंगे इसको तो 19 और 29 31, 31 और 8 39, 39 और 3 42,
ये 52 हो गया। ठीक है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू तो ऐड हो ही रही है, इसके अलावा भी कुछ हो रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है देख लेते हैं। जी के बाद एच है, एच आई है। ठीक है, तीन का पेयर हो गया। फिर क्या करा उन्होंने, जे को छोड़ दिया, के है, एल है, नेक्स्ट वाला क्या होगा, एम होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एम होगा नेक्स्ट वाला। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ए के बाद इन्होंने सी लिखा है, सी के बाद डी लिखा है, डी के बाद ई लिखा है, और ई के बाद इन्होंने एफ छोड़ दिया है, जी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से बी छोड़ा, सी डी, ई, सी डी ई, तीन का पेयर बना। फिर एफ छोड़ा, जी, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं, एम के बाद क्या आएगा, एच आएगा। तो ये हट गया यहाँ से, एच वाला ये भी हट गया, आई वाला ये बचा। ठीक है, एम और एच, एम एच इसमें भी है। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं आगे वाले में। एम है, एम के बाद एन है, एन के बाद ओ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक किया, पी को छोड़ दिया, क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, यानी कि एम एच एस। यहाँ पर है टी, तो ये भी हट गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें सही होगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू भी उसकी ऐड की है, साथ ही उसमें जो सीरीज का पैटर्न है वो भी लगा है। तो दोनों चीजें इसमें हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये आंसर पे पहुंचे हैं। क्लियर, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक सीरीज दे रखी है और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है और पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब हमें देखना है, दो चौका आठ, आठ दूनी 16। ठीक ठीक, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, गैपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका लिख लेते हैं। ठीक है, 2 8 18 32, ये ब्लैंक है, 72 98। ठीक है, बाकी का इतने में ही पकड़ लेंगे हम। ठीक, तो देखें, दो 6 का गैप, यहाँ पर 10 का गैप, यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गया 2। ठीक, यही गैप हो रहा ना। तो अब हम देख सकते हैं कि देखो, 6 4 10 हो रहा है, 10 4 14 हो रहा है, 14 4 कितना होना चाहिए, 18 का गैप आना चाहिए। कितने का, 18 का। तो 8 2 10 का जीरो हासिल लगा 1, और 3 1 4, यानी कि 50। यहाँ पर क्या आएगा, 50 आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से गैपिंग करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, आप अगर दिक्कत आ जाए, वैसे तो कभी कभी क्या होता है, दिख जाता है हमको पैटर्न के, स्क्वायर का गैप हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, या प्लस कर रहे हैं। अगर कुछ भी समझ ना आए तो गैपिंग कर लिया करिए। ठीक है, चाहे कोई से भी हो, गैपिंग से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं 99.99%। ठीक है, गैपिंग से सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि हम अंक 3 और 6 को और चिन्ह प्लस और माइनस को परस्पर परिवर्तित करते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस और गुणा को परस्पर परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, केवल इन्हीं को करना है। ठीक है, तो उस पर ध्यान ही नहीं दे, जो नहीं करना है। 3 और 6 को आपस में बदलना है, यानी कि जहां 3 है वहां 3 लिख, जहां 3 है वहां 6 लिख देना है, और जहां 3 है वहां 6 लिख देना है। वैसे ही जहां प्लस है वहां माइनस लिख देना है, और जहां माइनस है वहां प्लस लिख देना है। ठीक है, तो 93 लिखा है यहाँ पर, तो 93 को क्या करना है, हमें 3 की जगह 6 कर देना है, तो 96 हो गया। प्लस की जगह हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 48 है तो 48 को 48 लिख देंगे। डिवाइड है तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पर। और 6 है तो 6 की जगह यहाँ पर हमें 3 लिख देना है। मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, 13 है तो 13 को अभी हमने पढ़ा 3 को 6 करना है, तो यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, अब ये 6 3 है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये 36 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो बॉड मास लगेगा सबसे पहले, 48 दूनी 96, प्लस 16 3 48, माइनस 36, और ये बचा आपका ये हो गया 50 माइनस 36, और 36 ये बचा 14। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार को ड्राइवर चलाता है तो हवाई जहाज को कौन चलाएगा, हवाई जहाज को पायलट चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। सभी पेन जो है वो डायरीज है, मतलब ये कथन हमें पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। तो सभी पेन डायरीज हैं। ठीक है,
तो डायरीज लिख दिया। सभी किताबें जो हैं वो पेन है, तो सभी किताबें इसी के अंदर आ जाएगा। यहाँ बुक लिख देता हूँ। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल जो है वो बेचारी अकेली है। ठीक है, पेंसिल। कुछ पेंसिल तलवारें भी हैं। ठीक है, तो तलवारें भी लिख दो भाई। तो ये वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब हमें आंसर करना है। तो कुछ पेन जो है वो तलवारें हैं, कुछ पेन जो तलवारें हैं क्या? तो जब इसमें इन दोनों में, तलवारों में और पेन में, कोई कनेक्शन ही नहीं दिया है, तो हम कैसे आंसर कर सकते हैं? तो ये वाला तो नहीं होगा। क्लियर? ये वाला नहीं होगा। कोई भी डायरी तलवार नहीं है, कोई भी डायरी तलवार नहीं है। तो भाई साहब, जब कनेक्शन ही नहीं है डायरी और तलवार का, कोई बताया ही नहीं गया है कथन में, तो हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कुछ डायरी किताबें हैं, डायरीज ये हैं। ठीक है, और किताबों की बात चल रही है, तो कुछ डायरी किताबें हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ डायरीज किताबें होंगी। अगला है कुछ पेन किताबें हैं लेकिन तलवारें नहीं है। कुछ पेन तलवारें किताबें हैं, और किताबें तो हैं, ठीक है, लेकिन तलवारें नहीं है। इसके बारे में हम नहीं कह सकते श्योर, क्योंकि हमें कोई कनेक्शन इसके बारे में बताया नहीं गया है। तो डी वाला भी नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सॉलिड होगा। आंसर सी लगा देंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोकर को इन्होंने ये कोड कर दिया, क्लाउन को ये कोड कर दिया, फनी को हमें कैसे कोड करना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पर नीचे ऊपर लिख लेते हैं जोकर, और जोकर को इन्होंने लिखा KNLDS, तो जे के बाद के आता है, बिल्कुल सही बात है। आर के बाद एस आता है, ये भी सही बात है। ठीक है। और क्या किया इन्होंने, ई को डी लिखा है, एक पीछे कर दिया, और ओ को एन लिखा है, ये भी एक पीछे कर दिया, और के को एल लिखा है, तो ये तो इन्होंने आगे बढ़ाया। तो एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, बट नॉट श्योर कि वही है। एक और हम इसको भी डिकोड कर लेते हैं, क्लाउन को, CLOWN, क्लाउन, DMNXO। ठीक है, तो सी के बाद डी आता है, सही बात है। एल के बाद एम आता है, ये भी सही बात है। ओ के बाद पी आता है, लेकिन यहां पर क्या किया इन्होंने, एक माइनस किया है। ठीक है। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ये भी सही बात है। एन के बाद ओ आता है, ये भी सही बात है। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ये लग रहा है, जो वॉबिल है, अगर वॉविल आता है तो आपको -1 करना है। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट आता है उसमें आपको +1 करना है। ठीक है, +1 करना है। तो अब यहाँ पर फनी देखें, अगर हम फनी में एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, वॉविल आ गया, यू। तो यू से पहले क्या होता है, टी। ठीक है, तो एक माइनस हो गया टी। एन के बाद ओ आएगा, एन के बाद ओ आएगा, और वाई के बाद जेड आ जाएगा। तो GTOOZ, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कॉन्सोनेंट और वॉविल का लगाया गया है। कॉन्सोनेंट मतलब के व्यंजन, हिंदी में जिसे बोलते हैं, आ, उसमें हमें प्लस करना है, मतलब आगे को जाना है। और वॉविल यानी कि स्वर जब आ जाए तो हमें एक पीछे जाना है या फिर माइनस करना है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ। ठीक है, तो लड़के को ही हम मुद्दई बना लेते हैं। ठीक है, ये लड़का हो गया, थोड़ा त्रिभुज छोटा हो गया। लड़का, लड़के की माँ। ठीक है, माँ है तो इनके हस्बैंड भी होंगे। हम्म तो इतना तो हो गया क्लियर। अब क्या कह रहा है कि तस्वीर में वह आदमी, कोई आदमी है, मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, मेरी माँ अपने इकलौते पिता की संतान है, के पिता के दामाद की पत्नी के ससुर हैं, यानी कि ससुर हैं इसके। तो यहां पर आ गया ससुर इसके। ठीक है, ये आदमी जो है वो कौन है, ससुर है। पिता के दामाद, अब इनके पिता के दामाद कौन हुए, इन्हीं के हस्बैंड हुए। ठीक है, दामाद की पत्नी कौन हुई, ये इनकी माँ हुई। और उनके ससुर कौन हुए, इस लड़के के दादा हुए। तो तस्वीर में लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो पोता, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पोता जो होगा पोता होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन है इसमें कूट भाषा दे रखी है। मोबाइल को इन्होंने क्या किया, देखो मोबाइल की जो एम की जो प्लेस वैल्यू होती है एम लेटर की, वो 13 होती है, 13 लिखी है। फिर इन्होंने क्या किया, जो वॉवल है ओ, ओ को नेक्स्ट वॉवल कैसे, मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल होते हैं, ठीक है, ये वॉवल होते हैं हमारे पास। तो अब इन्होंने ओ के बाद का वॉवल कौन सा है, यू है, तो यू लिख दिया। वी है, वी का दो है, ठीक है। आई के बाद जो अगला वॉवल होगा वो क्या है, ओ है, तो ओ लिख दिया। फिर एल की प्लेस वैल्यू 12 लिख दी, और ई के बाद जो वॉवल आएगा वो आई लिख दिया। ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। काफी अच्छे मतलब क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन आए थे इसमें। मैं तो कहूंगा कि सबको ये पेपर जरूर करना चाहिए, ठीक है। पहले आप इसको करिए, अगर डाउट हो रहा है तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 का री एग्जाम का एग्जाम देंगे, ठीक है, या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देंगे, या फिर जो अब 2022 पैट से आने वाली एजीटीए की वैकेंसी है उसमें भी रीजनिंग आएगी, तो वो लोग भी इन वीडियो को जरूर देखें, इस पूरी सीरीज को जरूर देखें। बहुत ही बेनिफिशियल होगी उन सभी के लिए, ठीक है। तो पैटर्न हमने डिकोड कर दिया है, अब हमको क्या करना है, आईफोन को कैसे लिखना है ये बताना। तो आई के बाद नेक्स्ट जो है वॉवल क्या होगा, ओ होगा। पी की जो है हमें नंबरिंग करनी है, क्योंकि जो वॉवल है उनको नेक्स्ट लिख देना है, और जो कॉन्सोनेंट है उनका हमको +1 करके लिख देना है। तो पी का क्या होगा, क्यू हो जाएगा। क्लियर, सॉरी, पी की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो पी का कितना है, 16। एच है, तो एच तो कॉन्सोनेंट है, इसका नंबरिंग लिखना है, FGH 8। ओ को यू लिखना है, एन को 14 लिखना है, ई का क्या हो गया, आई हो गया। तो 0 16 8 0, सॉरी ओ 16 8, इसमें भी है इसमें भी है, ये तो हट गया। और इसके बाद फिर क्या है, यू है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुत्ता और डाबरमैन, तो डाबरमैन क्या है, कुत्ते की प्रजाति है, यानी कि कुत्ते की प्रजाति डाबरमैन है। तो मछली की हमें बताना है, तो सैल्मन जो होगी वो मछली से रिलेटेड होती है, मछली की प्रजाति होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन दे रखा है कुछ और नहीं, ठीक है, हाँ। सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था, ये एक कथन आया, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा जो है ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है, सॉलिड एकदम। तो दोनों सलामी बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया, तो भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि कथन में लिखा है खो देना, यानी कि वो आउट हो गए, ठीक है। ये नहीं है कि खेलने नहीं आए, वो आउट हो गए। खो देने का मतलब क्या है, आउट हो गए। तो पहला तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एलिमिनेट ही करना है, अगर हमें सही ऑप्शन पे पहुंचना है तो एलिमिनेट ही करना है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट सही ऑप्शन पे पहुंचे, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट ही करना है। नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाज को रन बनाने के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता, सलामी बल्लेबाज कोई भी हो, ठीक है, जो ओपनिंग में आएगा, पहला और दूसरा प्लेयर, पहले दूसरे नंबर का खिलाड़ी, वो उसको सलामी बल्लेबाज कहते हैं, ठीक है। तो सलामी बल्लेबाज अगर पता लगा कोई 5 या 6 नंबर पे आता है और इस सेमीफाइनल में वो सलामी बल्लेबाजों के रूप में आया, तब रहेंगे तो सलामी बल्लेबाज ही। ऐसा थोड़ी है कि मध्यक्रम के बल्लेबाज पहले आ जाएंगे खेलने, और सलामी बल्लेबाज ओपनिंग जो होगी वो बाद में आएगी। वो बीच वाले भी जब आएंगे ऊपर खेलने तो सलामी बल्लेबाज ही कहलाए जाएंगे, तो ये भी गलत है। सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, इसलिए जल्दी आउट हो गए, ये कोई बात नहीं होगी, ठीक है। विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे, ये बिल्कुल सही बात है। भाई जो उसके अपोजिट टीम थी उसने सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया, ठीक है। तभी ये दिक्कत आई कि मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव बन गया, ठीक। तो क्रिकेट देखते होंगे तो इजिली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जो भी क्रिकेट लवर है। बाकी अगला अगला क्वेश्चन है कथन और कार्यवाही, ठीक है, तो कथन पे ही रखते हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है, हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं और मालिकों के लिए महंगे भी होते हैं, जिन्होंने इनके रखरखाव पर बड़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। मतलब उसकी सर्विस कराना, मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो ज्यादा होता है डीजल वाली गाड़ियों में, ठीक है। कार्रवाई क्या है, अब कार्रवाई देख लेते हैं। सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति की घोषणा करनी चाहिए, सही बात है। और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन पर बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए,
तो ये मतलब पॉजिटिविटी है इस कार्रवाई में, तो हम इसको अभी देख रख लेते हैं, आगे देखते हैं। कार खरीदने वालों को या तो पेट्रोल या वाहन लेने चाहिए, या फिर सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी जिससे स्वच्छ ऊर्जा और चलने वाले नए प्रौद्योगिकी वाहनों को खरीदना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। रखरखाव मतलब हमें बोला गया था कि प्रदूषण के लिए, तो प्रदूषण के लिए इन गाड़ियों से प्रदूषण नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चलाएंगे या फिर सीएनजी से चलाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही हैं इसके सही, यानी कि बोथ कंक्लूजन जो इसमें होंगे वो सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, कार्रवाई एक और दो दोनों सही होगी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। तो इसमें भी क्या है, हमें कथन दे रखा है, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, ये कथन आया। ठीक है, अब तर्क देख लेते हैं। हाँ, इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं, इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो मतलब शारीरिक प्रशिक्षण जो है, फिजिकल वाला जो सब्जेक्ट है, तो वो इसलिए नहीं है कि मतलब आप किसी कंपटीशन में मतलब या फिर कहीं पर आपके काम आए। वो इसलिए कि आप स्वस्थ रहें। आपको पता होना चाहिए कि मतलब जिस तरीके की आप आजकल दिनचर्या हो गई है इंसान की, तो उसमें एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो वही सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं उसमें। तो मुझे नहीं लगता ये मतलब एक पॉजिटिविटी है इस तर्क के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, यदि विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्ष में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल जो मैं अभी बोला वही बात आ गई। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। तो ये वाला सॉलिड है, इसके अंदर मतलब कोई भी नकारात्मक बात नहीं है, पॉजिटिविटी है। तो हम कह सकते हैं केवल तर्क जो है दो मजबूत है, उन क्लासों को बंद नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, और इसमें दिया गया है कि राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली और वह 4 किलोमीटर पूरब की ओर चल दी। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भाई घड़ी ऐसी होती है हमारी, अब वो कैसी चलती है, ऐसी चलती है इस दिशा में। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो यानी कि ऊपर को, यानी कि इसका मतलब वो 90 डिग्री ऊपर को घूमी। ठीक है, राधा सॉरी, और 3 किलोमीटर चली। ठीक है, 3 किलोमीटर चल गई वो। उसी दिन उसी दिन की बात है, सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की, यानी कि यहाँ इनका घर यहाँ पे है, और 6 किलोमीटर वो दक्षिण यानी कि नीचे की दिशा में जाएगा, तो 6 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, और 8 किलोमीटर चला। ठीक है, चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो अगर हम इस न्यूनतम दूरी को पहले तो घर की न्यूनतम दूरी से मिला लेते हैं। ठीक है, ये सीधी लाइन हुई, तो ये न्यूनतम दूरी होगी इनकी। तो अगर मैं ये ट्रिपलेट देखूं तो ये तो 3 4 5 आ गया, 6 8 10 आ गया। न्यूनतम दूरी की बात करूं तो इसको जोड़ दूंगा, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ये ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप पाइथागोरस पिरामिड जो होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे आप ये निकाल सकते हैं ये दूरियां, फिर उसको बाद में ऐड कर देना। ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत ही अच्छा है, इजिली आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, और दिया गया है कि दी गई आकृति में पंचभुज को, यानी कि जो बाहर वाली पिक्चर है उसको 270 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉक वाइज। ठीक है, यहां से हम हिंदी इंग्लिश में यही फायदा होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आते, हिंदी में तो इंग्लिश में देख के कर लेते हैं, कुछ इंग्लिश में जब हम करते हैं तो हिंदी में देख के कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है बाइलिंगुअल पेपर होने की। तो दक्षिणावर्त में मुझे मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो मैं ये चीज़ें सब इंग्लिश में ही देखता हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको पंचभुज को कैसा घुमा गया, क्लॉकवाइज, यानी कि इसको ऐसे यहाँ से अगर मैं पकड़ूं तो इसको इस तरीके से घुमा दिया गया, और सीधा ये नीचे अगर नोक आएगी तो ये 180 डिग्री पे आ जाएगा। 180 डिग्री क्या होता है, सीधा सीधा घूम जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो है जब इधर घूमेगा तो ये जो पंचभुज बनेगी, पंचभुज की नोक जो होगी वो यहाँ पे होगी, बाहर वाले की नोक इस साइड में होगी। तो इन वाले ऑप्शन में अगर मैं देखूं, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें भी नहीं है।
ठीक, तो ए और बी के अंदर जो है पंचभुज की नोक इस साइड में है, क्योंकि 180 पे ये नीचे को आ जाएगा। फिर कितना बचा, 90 और बचा, तो 90 में फिर ये और इधर घूमेगा तो ऐसा सीधा हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज को भी हमने 270 डिग्री घुमाया है, लेकिन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, यानी कि इसको अगर मैं यहां से पकड़ूं तो इसको ऐसे घुमाया है। ठीक है, तो ये नीचे को आएगा तो 180 हो जाएगा। फिर ये कैसे होगा, इस साइड में होगा, त्रिभुज जो है इस साइड में होगा। तो इसमें देखो, नोक जो है वो इस साइड में है, तो ये तो नहीं होगा, इस साइड में नोक होना चाहिए, तो ये वाला होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं। अच्छा, बेन आरेख का उचित रूप दर्शाता है, ये हमें बताना कौन सा बेन आरेख इसमें लगेगा। तो सभी लड़के जो हैं वो विद्यार्थी हैं, सभी, ये कौन हो गए, लड़के। ठीक है, और ये कौन है, विद्यार्थी हैं। तो ये कौन आ गए, ये विद्यार्थी वाला आ गया। और कुछ लड़के जो हैं वो नर्तक भी हैं। तो भाई साहब एक जो बनेगा लड़कों को टच करता हुआ, ये नर्तक का हो गया। तो इस तरीके का जो भी वेन डायग्राम दिखे हमें वो वाला होगा, वो वाला होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट नंबर है 21, और 21 में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी पृष्ठों को हरे रंग से रंगा जाता है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है। और फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा जाता है। कितने सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर वाले इसमें से काटे जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल दो पृष्ठों में हरा रंग होगा, जिनके केवल दो पृष्ठों में हरा रंग होगा। तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला है n-2 और मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो n जो है वो है कितने सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर का है वो। 5 - 2 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 3 × 12, और 12×3 = 36। ठीक है, तो 36 फेस जो होंगे वो इसके रंगे हुए होंगे। ठीक है, केवल दो पृष्ठों का पर हरा रंग होगा। ठीक है, तो 36 ऐसे होंगे, 36 घन ऐसे होंगे जिनके दो पृष्ठों पर हरा रंग होगा। ठीक, तो डायरेक्टली हम इस वाले फार्मूले से इसको कर सकते हैं। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्टमेंट, बंगला, किला, छोटा मकान, कोठी, कुत्ता घर, झोपड़ी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट, दो मंजिला घर। तो इसमें हमें करना क्या है, कौन सा शब्द इस समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित शब्द जो नहीं है वो है कुत्ते का घर। ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें हमें ए से बी का जो रिलेशन है वही सी से अगले वाले का बनाना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ हमने मिरर लगा रखा है। ठीक है, ये मिरर इमेज है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम एक मिरर लगा देंगे, और मिरर जब लगाएंगे तो जो पास में है वो पास में रहेगा, यानी कि जो त्रिभुज है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो ऐसा ही दिखेगा ऊपर को जाता हुआ। ठीक है, और ये जो पंचभुज है वो ऐसा दिखेगा। ठीक, तो ऐसा किसमें दिख रहा है, इसमें तो ये ट्रायंगल ये ही बदल गया, इसमें दिख रहा है त्रिभुज है, लेकिन ये तीर जो है वो नीचे को जा रहा है। त्रिभुज भी सही है, तीर भी सही है, लेकिन पंचभुज जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए ऐसा वाला। तो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर लगा हुआ है यहाँ पर, अज्यूम करिए मिरर है, मिरर इमेज बना दी गई है इधर, तो यहाँ पर भी हमें मिरर इमेज ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरीज है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो बताना है कि यहाँ पर हमें क्या आएगा। ठीक, तो डी से एच, यानी कि ये डी कितने पे है, 4 पे है, एच कितने पे, 8 पे है, एल कितने पे है, 12 पे है, पी कितने पे, 16 पे है, ये कितने पे, 20 है। तो इतना लिखने पे आप समझ गए होंगे कि पैटर्न क्या चल रहा है, 4 का पहाड़ा पढ़ लो, यानी कि अगला कितना आएगा, 24 नंबर। 24 नंबर पे क्या होता है, 25 पे तो वाई होता है, तो 24 पे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर। अब डब्ल्यू से यहां से स्टार्ट करते हैं। एफ जी 8 होता है, जे और के ये 11 होगा, ये कितना होगा, 15। गड़बड़ तो नहीं हो रही है, एफ और जी 7 पे होगा। ठीक है, 7, 11, 15, एस 19 पे,
और ये 23 पे। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 4 जो है माइनस हो रहे हैं। 23 से 19 गया, 19 से 15, 15 से 11, 11 से 7, 7 से कितना आएगा, 3 पे आएगा। और 3 पे क्या होता है, सी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, एक्स और सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए उन तक जो यूपी ट्रिपल एस सी के किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हमें भी मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिले और हमें भी अच्छा लगे जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, राज हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है। वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। भैया चला दो इन्हें, 15 मीटर उत्तर की ओर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा और 27 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं फिर से मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। तो इसका मतलब ये 15 है, ये 30, टोटल होगी कितनी, 45 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ गया और 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। पार्क उसके घर से किस दिशा में, अब ये यहाँ पे पार्क में आ गए। ठीक है, पार्क में आ गए और ये 15 मीटर यहाँ से चले थे। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण पूरब की दिशा है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट में जा रहा है वो, साउथ ईस्ट में पार्क जो है उसका वहां पर है, मौजूद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। जीएस की भी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। और अगर आपने टेलीग्राम पर हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग, जीएस, हिंदी सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।